नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बढ़ती मुश्किलों की, गुजरात हादसे पर गिरी बीजेपी सरकार की, देखेंगे सीएम सिद्धरामैया के बड़े बयान को, क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो संसद को नहीं दे सकता आदेश, जानेंगे जांच एजेंसियों के खिलाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डांस बार चलाते हैं साउथ इंडियन। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने फिर दिया आपत्तिजनक बयान। एक दिन पहले कैंटीन कर्मचारी को पीटने का वीडियो आया था सामने। कोलकाता लॉ स्टूडेंट के उत्पीड़न मामले में पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी पेश की। 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र की जेलों में क्षमता से 12,000 ज्यादा कैदी बंद। मुंबई सेंट्रल जेल में 3 गुना ज्यादा बंदी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 345 अंकों की गिरावट के साथ 83,190 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 120 अंकों की गिरावट के साथ 25,355 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है, उस पर बवाल मचा हुआ है। सियासी दलों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के नियमों पर तीखी टिप्पणियां की। यहां तक कह दिया कि ये जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, वो तो हम भी नहीं दिखा पाएंगे। तो कैसे एसआईआर पर फंस गया चुनाव आयोग और क्या हुआ सुनवाई में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। आरजेडी के सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 10 याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाल रहा है। आयोग को ये बताना चाहिए कि वो किस आधार पर किसी को भारतीय नागरिक नहीं मानता। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और मनरेगा कार्ड तक को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में आधार एक स्वीकार्य दस्तावेज है, लेकिन चुनाव आयोग बिहार एसआईआर में इसे स्वीकार नहीं कर रहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है, आप इसमें क्यों घुस रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने तीखी टिप्पणी में कहा कि अगर आपका निर्णय ये है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आखिर में आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। एक बार अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाती है तो हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। हमें इस बात में संशय है कि आपने जो समय सीमा तय की है उसके भीतर आप इस प्रक्रिया को पूरा करा पाएंगे। जस्टिस धूलिया ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अगर आप मुझसे मांगते हैं, मेरे पास भी नहीं मिलेगा। आपने जो टाइमलाइन दिया है वो सही नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि हम इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश नहीं करेंगे। साफ है, चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। चुनाव आयोग लगातार सवालों में घिरा हुआ है, तो सवाल गुजरात की बीजेपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। गुजरात में लगातार हो रहे हादसों के चलते राज्य की बीजेपी सरकार सवालों से घिर गई है। गुजरात कांग्रेस ने राज्य सरकार की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर हमला बोला। तो क्या है इस पूरी खबर को लेकर अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात कांग्रेस ने पुल ढहने की हालिया घटना को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अहमदाबाद में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जिग्नेश मेवानी और सेवादल अध्यक्ष लालजी देसाई ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में भ्रष्टाचार चरम पर है और चंदा दो धंधालों की व्यवस्था ने राज्य को हादसों का गढ़ बना दिया है। मोरबी पुल हादसे को काफी चिंताजनक बताते हुए उन्होंने कहा, गुजरात में सिर्फ पुल नहीं गिर रहे बल्कि पूरी सरकार गिर चुकी है। प्रदेश में हर तरफ हालात बेहद खराब हैं, लोग परेशान हैं। आज गुजरात में कुशासन है और रक्षक भी भक्षक बन चुके हैं।
मेवानी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित नहीं की तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग करेगी। बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता अमित चावड़ा ने भी गंभीरा पुल की जर्जर हालत को पहले ही उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, देश में आए दिन दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। कभी रेल दुर्घटना, कभी उद्घाटन के साथ ही पुल में दरार आना। अभी विमान दुर्घटना के हादसे से देश नहीं उभर पाया है कि गुजरात से पुल ढहने की खबर आ गई। पूरे देश में गवर्नेंस के नाम पर केवल भाषण और विज्ञापनबाजी में व्यस्त बीजेपी नेतृत्व और सरकार उदासीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। गुजरात में बढ़ते हादसों और कांग्रेस के इस हमले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जहां कांग्रेस भ्रष्टाचार और कुशासन का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले गुजरात चुनाव में भी ये मुद्दा गरमाने की उम्मीद है। गुजरात में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है तो कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूती देखने को मिल रही है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा। वैसे कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं था, लेकिन विपक्ष इसे तूल देने की कोशिश में था। बीजेपी समर्थक मीडिया हाउस भी इसे लेकर लगातार तमाम दावे कर रहे हैं। और अब कर्नाटक के सीएम दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने इस सवाल पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में सरकार पर भले ही संकट नहीं हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से दावे हो रहे हैं कि सिद्धारमैया की कुर्सी जा सकती है। वैसे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मीडिया की तरफ से लगातार इसे लेकर सवाल किए जा रहे थे और जब सिद्धारमैया दिल्ली आए तो फिर इसी तरह के दावे शुरू हो गए। और जब सिद्धारमैया से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुर्सी अभी खाली नहीं है, 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। मैं अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा। कर्नाटक में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि 5 साल तक वो ही सीएम रहेंगे। इसके बाद भी कुर्सी उनके पास ही रह सकती है क्योंकि सरकार कहीं नहीं जा रही है। इस दौरान सिद्धारमैया ने शिव कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो लेजेंड है और वो खुद भी ये कह चुके हैं कि 5 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। जब कर्नाटक के सीएम से सवाल किया गया कि हाईकमान ने उन्हें ओबीसी काउंसिल में जगह दी है क्योंकि उन्हें दिल्ली बुलाने की तैयारी में है, तो उन्होंने साफ कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, कर्नाटक में ही रहूंगा, इसी कुर्सी पर रहूंगा। यानी फिलहाल कर्नाटक के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं आने वाला। सिद्धारमैया के बयान ने कर्नाटक में सीएम पद को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगा दिया है, लेकिन संसद या सुप्रीम कोर्ट कौन बड़ा है, इसे लेकर छिड़ी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि बीजेपी नेताओं ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले लिया। इस बीच एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, जिसके बाद ये मामला चर्चा में बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को लेकर छिड़ी बहस के बीच अब दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम संसद को निर्देश नहीं दे सकते, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। क्या देश के लोकतंत्र के 2 प्रमुख स्तंभों में लकीर खिंच गई है? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की बहस अब और बढ़ने वाली है? आपको बता दें कि हाई कोर्ट भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने प्रमुख तौर पर बीएनएस की धाराएं 147 से 158 और 189 से 197 को चुनौती दी थी। उनका तर्क ये था कि ये धाराएं राज्य के खिलाफ अपराध और लोक शांति भंग करने से जुड़ी हैं, जो ब्रिटिश शासन के वक्त लोगों की आवाज को दबाने के लिए बनाई गई थी। इन पुराने कानूनों को आज भी लागू करना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आज भी सरकारें अक्सर इस कानून का पुलिस के जरिए गलत इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी कानून को खत्म करना हो तो वो सिर्फ संसद कर सकती है, और वो भी कानून में संशोधन करके। हम संसद को ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि ये कानून बनाने जैसा काम होगा और वो हमारा काम नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि कानून बनाना या बदलना संसद का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं, इसलिए वो इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। दरअसल मोदी सरकार के नए क्रिमिनल कानून को लेकर पहले से ही काफी विरोध देखा गया। विपक्ष का आरोप था कि ये आनंद फानन में पास कराया गया, इस पर पूरी चर्चा का वक्त नहीं दिया गया और अब इसके कुछ प्रावधानों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया गया तो कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया। वैसे सीजेआई कई बार कह चुके हैं कि बड़ा तो संविधान है जिसने हर संस्थान को अधिकार दिए हैं और एक लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है,
और अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो संसद को आदेश नहीं दे सकता। लेकिन क्या जांच एजेंसियां वकीलों को समन जारी कर सकती हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। इस मामले पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। दरअसल जांच एजेंसियों की तरफ से वकीलों को समन जारी करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की तरफ से वकीलों को समन जारी करने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक अहम मामला दर्ज किया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोदचंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। ये कदम ईडी की तरफ से सीनियर वकीलों अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी करने के बाद उठाया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। ईडी के इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी। 25 जून को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने इस मुद्दे को चीफ जस्टिस के पास भेजा था। कोर्ट ने कहा कि वकील न्याय प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उन्हें अपने पेशेवर कर्तव्यों को निडरता से निभाने का अधिकार है। जांच एजेंसियों की तरफ से वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की आजादी और न्याय व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या जांच एजेंसी किसी वकील को जो सिर्फ अपने मुवक्किल को सलाह दे रहा हो, उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही अगर वकील की भूमिका सलाह देने से आगे बढ़ती है तो क्या उसे सीधे समन किया जा सकता है या इसके लिए न्यायिक निगरानी जरूरी है। ईडी ने बाद में निर्देश जारी कर कहा कि वकीलों को बिना निदेशक की इजाजत के समन नहीं किया जाएगा। ये मामला न्याय प्रशासन और वकीलों की आजादी के लिए अहम माना जा रहा है। कोर्ट का फैसला जांच एजेंसियों की लिमिट तय करने में अहम माना जाएगा। अब सबकी निगाहें 14 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। केंद्रीय एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो मुश्किल में शिंदे गुट भी है। महायुति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि शिंदे गुट का समय अभी खराब चल रहा है, क्योंकि शिंदे गुट के 2 नेताओं को आयकर विभाग का नोटिस पहुंच गया है, जिसके बाद से दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट को लगे झटके के बाद महायुति में बड़ा तूफान आ सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद से ये दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे शिंदे और उनकी पार्टी को कमजोर करने की कवायद तेज हो रही है। अब इस तरह की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले शिंदे गुट के शिवसेना नेता और समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में दाखिल शपथ पत्रों में उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी को लेकर विभाग ने सफाई मांगी है। इससे पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस मिला था, जिसके बाद से शिंदे गुट में नाराजगी है। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर के विट्स होटल लिलाव प्रकरण से जुड़े मामले में शिरसाट के बेटे की भागीदारी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। अब इनकम टैक्स के नोटिस ने इस विवाद को और हवा दे दी है, जिससे महायुति में तनाव बढ़ने की संभावना है। बड़ी बात यह भी है कि शिरसाट ने हाल ही में वित्त मंत्री अजित पवार पर सामाजिक कल्याण विभाग के फंड को दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिरसाट को यह नोटिस मिलने से मामला गर्मा सकता है। फिलहाल शिरसाट ने कहा कि वो इस मामले को सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के सामने भी उठाएंगे। लेकिन ये साफ है कि आयकर विभाग के नोटिस से शिंदे गुट में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ना लाजमी है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं, तो ईरान और अमेरिका के बीच भी बड़ी लड़ाई छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों में बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। ईरान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी तक दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी ने साफ कहा है कि ट्रंप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। उनके इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने भी ईरान की धमकी पर जवाब दिया है। तो क्या दोनों देश आएंगे आमने सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बयानबाजी छिड़ गई है। इजरायल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की लोकेशन पता है। इजरायल का दावा है कि उनके टारगेट पर खामेनेई थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। और अब ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को ही धमकी दे दी गई है। खामेनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने कहा कि ट्रंप अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, यानी ईरान कभी भी उनकी जान ले सकता है। लारिजानी का ये बयान एक ईरानी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है। अब वो अपने आवास में सनबाथ भी नहीं ले सकते। जब वो पेट के बल धूप में लेटे होंगे तो एक छोटा ड्रोन आकर उनकी नाभि पर गिर सकता है। ये बहुत आसान है। धूप में लेटे अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक छोटे ड्रोन का हमला करना आसान होगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अब उसके निशाने पर ट्रंप है। ईरान की इस धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये एक धमकी है और आखिरी बार आप धूप सेकने कब गए थे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे सनबाथ लिए काफी समय हो गया।
मुझे नहीं पता, शायद मैं 7 साल का था। मुझे धूप सेकने में दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ईरान को लेकर मुझे लगता है कि ये एक धमकी है। मुझे यकीन नहीं है कि ये वाकई में खतरनाक हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं? क्या ईरान ट्रंप पर हमला करने की रणनीति बना रहा है? वैसे ईरान की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि इजरायल के साथ सीजफायर के बावजूद ईरान पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अब जमकर जुबा केसरी बोल रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी ने लोगों की जबरन नसबंदी कराई थी। जाहिर सी बात है, उनसे ये कहने के लिए किसी ने जबरन नहीं कहा होगा। वैसे तो उनके मन को बहुत पहले से ही लोग जान रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपने मन की बात जाहिर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।